नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं गोविंद गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम 12वीं कॉमर्स के अकाउंट सब्जेक्ट्स के लेसन नंबर 3 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, साझेदार की निवृत्ति व मृत्यु पर लेखांकन, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। और ये इसका इस चैप्टर का तीसरा वीडियो और टोटल दूसरे और तीसरे का लेक्चर नंबर 10 है। तो देखें, आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में अगर हम देखते हैं 12वीं कॉमर्स के अकाउंट्स में लेसन नंबर 3 है और उसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम देखते हैं कि ये 8 समायोजन हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से समायोजन हैं? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, नए लाभ हानि अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशो, फायदे के अनुपात की गणना, काउंटिंग ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्ति व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड P&L, प्रॉफिट लॉस, संचित लाभों व हानियों का समायोजन, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समायोजन, और एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ पॉलिसी, जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन। इस प्रकार से ये 8 समायोजन हमको करने पड़ते हैं। यानी कि अगर आप लेसन नंबर 3 को पूरा समझना चाहते हैं तो आपको ये 8 समायोजन उसके आने चाहिए। अगर इन 8 प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट आपको आता है तो आप किसी भी इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब इसमें हम देखें कि जो 3 समायोजन आपके हैं, पहला नंबर का कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशो। इसका हम इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लेक्चर नंबर 8 का, उसमें हम इन दोनों पॉइंटों को समझ चुके हैं, पहला और दूसरा नंबर का कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो और कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशो। और तीसरे नंबर का जो था अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का ट्रीटमेंट, ये हम इसके बाद वाला यानी कि इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर नंबर 9 ख्याति का लेखांकन, उसमें हम इस टॉपिक को समझ चुके हैं। अब इसके बाद आपका 4th नंबर का आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स। आज के इस वीडियो में हम ये तीनों टॉपिकों को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ पॉलिसीज, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज हम देखते हैं 4थे नंबर का रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ये जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमारा दूसरा सेकंड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उस चैप्टर के अंतर्गत हमने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। इसके अंतर्गत होता क्या है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो हमें फर्म की संपत्ति व दायित्वों का वैल्यूएशन करना होता है। हमने ये इस जो सेकंड चैप्टर में जब ये टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था डीपली कि जब भी हमारी साझेदारी फर्म में कोई भी चेंज होता है, साझेदारी फर्म के गठन में कोई भी परिवर्तन आता है, कोई भी चेंजेज होता है, तो हमें संपत्ति व दायित्वों का रीवैल्यूएशन करना होता है। और रीवैल्यूएशन करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? एक अकाउंट बनाना पड़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे बनता है वो देखिए। जब भी हमें कोई संपत्ति व दायित्वों में कोई चेंज करना होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का फार्मूला वही है जैसे अपन और अकाउंट बनाते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, ये इसके कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये इसकी DR साइड होती है और ये इसकी CR साइड होती है। इसमें हमें क्या लिखना होता है? यहाँ सामान्यतः मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी खाते में
इसकी प्रकृति समझते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट लाभ हानि खाते की प्रकृति का होता है, और लाभ और हानि किधर लिखनी है और लाभ किधर लिखने हैं ये आपको पता होगा। मैंने ये पहले भी बताया है कि डीआर और सीआर कौन सी मदें डीआर होती हैं और कौन सी सीआर, ये इसका बेसिक है। अगर ये आपके समझ में आ गया तो आप कहीं भी नहीं आएगा। जैसे हम डीआर के लिए देखते हैं क्या क्या चीज़ डीआर होती है। परचेज आपका हमेशा डीआर होता है, परचेज डीआर है तो परचेज सेल्स आपकी सीआर हो जाएगी, सेल्स रिटर्न डीआर होगी और परचेज रिटर्न सीआर होगी। इसके अलावा ऑल एसेट्स आपके डीआर होंगे तो लायबिलिटीज आपकी सीआर हो जाएगी। इसी प्रकार ऑल लॉस और एक्सपेंसेज आपके डीआर होते हैं तो इधर ऑल प्रॉफिट और ऑल इनकम आपकी सीआर होती है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अकाउंट्स में अपन की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसमें बच गई हो, यानी आप किसी भी मद को अगर देखेंगे तो वो इनके अंतर्गत सारी की सारी आ जाती हैं। यानी अकाउंट्स में कोई भी ऐसी मद नहीं है जो इनसे बाहर होती है सामान्यतः। ठीक है, तो डीआर क्या हुआ और सीआर क्या हुआ। परचेज डीआर होती है, सेल्स सीआर हो जाएगी, जो कि सेल्स सीआर है तो सेल्स रिटर्न डीआर होगी, और परचेज डीआर है तो सेल परचेज रिटर्न सीआर हो जाएगी। इसके विपरीत चलता है। ठीक है, ऑल एसेट्स डीआर होंगी तो लायबिलिटीज सीआर हो जाएगी, लॉस और एक्सपेंसेस डीआर होते हैं तो प्रॉफिट और इनकम आपकी सीआर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ 12th क्लास से लेके और लास्ट तक जब चलोगे तब तक ये चीज़ें काम में आएगी। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी मद हमारी डीआर होती है और कौन सी सीआर होती है। अब उसको हम अकाउंट से जोड़ते हैं। ये चीज़ आपके समझ में आ गई कि आपका लॉस यदि हुआ है तो वो आपका डीआर है, और प्रॉफिट यदि हो रहा है तो वो आपको सीआर होना है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम कैलकुलेट बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, अगर इसका बेस आप समझें तो रिवैल्यूएशन का मतलब है संपत्ति व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। रिवैल्यूएशन यानी पहले उनकी क्या वैल्यूएशन थी, हमने अपनी बैलेंस शीट में क्या वैल्यूएशन दिखा रखी है, और आज की डेट में उनकी क्या वैल्यू है, तो उस वैल्यू से आपका इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो वो इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। यानी कि मूल्य में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। पहले हमारी 50,000 की संपत्तियां थी, अब 80,000 की हो गई, तो 30,000 की वृद्धि हो गई, यानी कि लाभ हो गया 30,000 का। और यदि 50,000 की संपत्तियां थी या 20,000 की रह गई तो 30,000 का लॉस हो गया, कमी हो गई। ठीक है, तो इस अकाउंट को बनाने का मतलब क्या है, क्यों बनाया जाता है, मोटिव क्या है इसका, तो इस अकाउंट को बनाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट को ये ज्ञात करने के लिए कि भाई हमारी संपत्तियां और दायित्वों का जो पुनर्मूल्यांकन किया है, रिवैल्यूएशन किया है, उनसे हमें लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है, यानी लाभ हुआ है या हानि हुई है, ये ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। तो अब इसमें सिंपल सी चीज़ है कि लाभ यदि होता है तो वो किधर आएगा, आपका प्रॉफिट सीआर में, और लॉस यदि है तो वो आएगा डीआर में। अब संपत्ति में दायित्वों के मूल्य में कमी और वृद्धि, दो ही चीज़ होगी। संपत्ति है 50,000 रुपये की, अब या तो वो 60,000 की होगी, कम या तो उनमें वृद्धि होगी या कमी होगी, इसके अलावा तीसरी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। कोई या तो 50,000 की 50,000 ही रहेगी, कोई चेंज ही नहीं होगा, नो चेंज। और यदि कोई चेंज होता है तो या तो वो कम होएगी या बढ़ेगी, दो ही चीज़ हो सकती है। तो अगर अपन की 50,000 की एसेट्स है वो बढ़ के 70,000 की हो गई तो वो अपन से को लाभ हुआ कि हानि हुई, उससे लाभ हुआ। भाई 50,000 की चीज़ थी, अब 70,000 की हो गई, 20,000 का प्रॉफिट हो गया, 20,000 का तो प्रॉफिट हो गया, तो कहाँ लिखना है, सीआर में। यानी कि यहाँ क्या आएगा आपका, वाई इंक्रीज इन एसेट्स। जितनी भी संपत्तियों में आपके इंक्रीजमेंट हुआ है वो सारी की सारी संपत्तियां यहाँ जाएगी। जैसे आप लिख दें फर्नीचर, स्टॉक, ETC जो भी हैं, और उनका टोटल यहाँ आ जाएगा, है ना। अब संपत्तियों में वृद्धि आपकी हुई है। अब एक चीज़ को आप याद रख लें, अपने आप बाकी की तीन चीज़ें निकल जाएगी, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी दोनों का ही आपको रिवैल्यूएशन करना है, और दोनों में या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। अब संपत्तियों में वृद्धि इधर आई है, इंक्रीज इन एसेट्स, तो डिक्रीज आपकी कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, वो लॉस होगा। तो टू डिक्रीज इन एसेट्स आपके इधर आ जाएगी। अब डिक्रीज इन एसेट्स इधर आ रही है, अब लायबिलिटीज को ले लो। अब लायबिलिटीज में यदि इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज तो इधर आ जाएगा, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट्स इधर आ रही है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज इधर आएगी। टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, और इधर आपका आ जाएगा वाई डिक्रीज इन लायबिलिटीज। बस इस प्रकार से आपका ये आप निकाल दो,
अब इनका टोटल कर देना, अंतर की राशि जो आएगी वो प्रॉफिट या लॉस, उसको पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देते हैं। हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस में डिवाइड करना है, ओल्ड रेशियो इन ऑल्ड पार्टनर्स, ऑल्ड पार्टनर्स में ऑल्ड रेशियो में वो लाभ हानि डिवाइड होगा। अब इसका आप चाहें तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को, अभी हम करेंगे। उससे पहले अपन का ये जो 5वां पॉइंट है इसको आप समझ लें, एक्यूमुलेटेड एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड P&L, संचित लाभों व हानियों का समायोजन। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती, ये हमने एडमिशन के टाइम पे भी पढ़ा था, और इसमें सिंपल सी एक एंट्री होती है, यानी कि जो अवितरित लाभ हानि जो आपकी बैलेंस शीट में दिखाए हुए हैं उनका हमें एडजस्टमेंट करना होता है, और उसमें एडजस्टमेंट करने में कोई विशेष बात नहीं है, एक जनरल एंट्री हमें पास करनी होती है। जैसे आपकी बैलेंस शीट में आपको दिखा रखे हैं कौन कौन से होते हैं, आपके P&L है, P&L, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ठीक है, ये सारे के। अब जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड जो होते हैं ये आपके किधर की तरफ होते हैं, लाइबिलिटीज साइड में। अब लाइबिलिटीज होती है आपकी CR, तो DR क्या हो जाएगा, है ना, उनको खत्म करने के लिए DR कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी आपकी जनरल रिजर्व ऑब्लिक रिजर्व फंड अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यदि आपके CR साइड में कोई चीज़ दे रखी है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू P&L हो जाएगा। बस इसमें और कुछ नहीं करना, यानी कि जो आपके संचित लाभ हानि हैं उनको पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में ही बांटना होता है। अब आपके बुक का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, इसके द्वारा अपन इसको समझें। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4, उसके बाद में इसका एक टॉपिक और है, एडजस्टमेंट वाला हो गया, पेमेंट ऑफ ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान, इसको हम पढ़ेंगे। आप अपनी बुक खोल लें और बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 जो है उसको आप निकाल लें। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको हम सॉल्यूशन करने की यहाँ कोशिश करेंगे और आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है इसमें, लेकिन थोड़ी सी मिस प्रिंट है तो उसको भी हम सही कर देंगे अभी। और आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें, क्योंकि एक बार ये चीज़ आपके समझ में आ गई ना, फिर आप इसको लाइफ टाइम भूलने वाले नहीं हो, ये मेरी गारंटी है इस बात की, ठीक है ना। तो आप इसको समझ लें और इसकी बेसिक्स चीज़ें जो हैं वो उनको ही आप समझने की कोशिश करें, तो ये ऑटोमेटिक आपके पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ निकाल रहे हैं आप एग्जाम्पल नंबर 4, और इसके लिए हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपकी DR साइड और ये आपकी CR साइड। अब आप इसमें से दो तरीके हैं, या तो आप इसको यूँ समझ लें कि भाई प्रॉफिट आपका CR में आएगा और लॉस आपका DR में आएगा। एक तो ये तरीका है आपका, और दूसरा तरीका जो है वो मैं आपको समझा दूँ कि वो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉफिट कब होगा, कोई संपत्ति है तो संपत्ति या तो बढ़ेगी या कमी होगी। अब संपत्ति यदि बढ़ती है, वृद्धि हो गई, जैसे 20,000 की संपत्ति थी 25,000 की हो गई, तो 5,000 का लाभ हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया, तो वो कहाँ लिखना है अपन को, CR साइड में। तो यानी कि Y इंक्रीज इन एसेट्स, आप पहले से ही कॉलम बना दिया हमने, ये लो इंक्रीज इन एसेट्स यहाँ आ गई, तो डिक्रीज इन एसेट्स कहाँ जाएगी, टू डिक्रीज इन एसेट्स, यानी कि संपत्तियों में यदि कोई कमी होती है तो वो यहाँ जाएगी, ये कॉलम बना दिया। अब इसी प्रकार लायबिलिटीज़ का, अब लायबिलिटीज़ में क्या हो गया, डिक्रीज इन एसेट्स है तो यहाँ लिख देंगे हम टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज़, उल्टा हो जाएगा, एसेट्स की जगह भाई यहाँ इंक्रीज इन एसेट्स है
ठीक है ना। तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज इधर आ जाएगा। ये उल्टे चलते हैं हमेशा। दूसरे स्तर से अगर आप इसको समझना चाहें तो आप यूँ समझ लें कि दायित्व में कमी हो गई। पहले किसी को हमें 20,000 चुकाने थे, अब 15,000 ही चुकाने, तो 5,000 का फायदा हो गया। हमें फायदा हो गया तो हमें कहाँ लिखना है, डिक्रीज इन। तो डिक्रीज आपकी CR साइड में आ जाएगी, वाई डिक्रीज इन लायबिलिटीज। ये हमने चार चीजें हो सकती हैं। संपत्ति में वृद्धि होगी तो CR में आएगा क्योंकि प्रॉफिट है, संपत्ति में कमी होगी तो DR में आएगा क्योंकि हमारी लॉस है। इसी प्रकार दायित्व में यदि कमी होती है तो वो फायदा है, 20 की जगह 15 ही चुकाना है, 5,000 का फायदा हो गया तो CR में आना है। और दायित्व में यदि वृद्धि होती है, पहले 20 चुकाना था अब 25 चुकाना है तो 5,000 का ज्यादा हो गया, तो वो अपन की लॉस होता है और वो आपको DR में लिखना है। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 को आप पढ़ें। X, Y और Z एक फर्म में साझेदार हैं जो 2-2-1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। उनका 31/3/17 का स्थिति विवरण निम्नानुसार है। Z उपरोक्त तिथि को अवकाश ग्रहण करता है। अब लायबिलिटीज देखें आप, लायबिलिटीज और एसेट्स आपको दे रखी हैं। लायबिलिटीज में दे रखा है क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्व। ये रिजर्व जो होते हैं ये अपन को क्या करना है, रिजर्व जितने भी आते हैं ना ये सारे के सारे अपन को उसमें बांट देने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब जाएंगे ये अवितरित लाभ हानि होते हैं या संचय होते हैं, इनको हम जब पार्टनर्स कैपिटल, या तो इनका ट्रीटमेंट कुछ हो ही जाएगा, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में इनको डिवाइड कर दिया जाएगा, है ना। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये P&L दे रखा है, ये भी वो है ना। तो इसको भी अपन क्या करेंगे, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल में जाके। बैंक लोन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जनरल रिजर्व भी बढ़ जाएगा, फंड नहीं बढ़ता। ये जो फंड शब्द जब आ जाता है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है वो आपकी लायबिलिटीज होती है और ये आपका संचय नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका दायित्व है, आपको भविष्य में चुकाना ही पड़ेगा। तो इसको हमें साझेदारों में डिवाइड नहीं करना है, ये लायबिलिटी साइड में ही शो होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फंड में जनरल रिजर्व डिवाइड कर दिया जाएगा पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में, और कैपिटल आपकी XYZ की इधर दे रखी है। इसी प्रकार हम एसेट साइड में देखें, कैश एट बैंक, ये कुछ नहीं करना है। डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, फ्री ऑल प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और गुडविल, ये सारी की सारी आपको संपत्तियां दे रखी हैं। अब आप अदर एक कंडीशंस जो हैं आपके एडजस्टमेंट जो दे रखे हैं उनको आप पढ़ते चलें, क्योंकि क्वेश्चन में नीचे कहा है इसने लास्ट में प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी आपको बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार कीजिए। तो अब आप इसके एडजस्टमेंट पढ़ते चल रहे हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट का अपन ने परफॉर्मा बना लिया है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में अपन देखें कि ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख रुपए पर किया गया। गुडविल का कमी वृद्धि जो है वो हम पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्टमेंट करते हैं, रिवैल्यूएशन में ये चीज़ नहीं आती है, तो आप गुडविल को छोड़ दें। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आपका आता है 5,000 रुपये कर, रुपये 5,000 कर संपत्तियां ऐसी है जिनका पुस्तकों में लेखा नहीं हुआ है, यानी कि ये क्या कहलाएगी, ऐसी एसेट्स हैं जो हमारी बैलेंस शीट में है ही नहीं, यानी हमको पता ही नहीं है, यानी हमने कोई राशि नहीं दिखा रही, पहले 0 थी अब उनको 5,000 दिखानी है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपका फायदा हो गया, लाभ हो गया तो CR में यानी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ हम लिख देंगे इसमें अब इसमें आपने Y पहले ही लगा दिया एक बारी, तो अब इसके अंतर्गत ही आती रहेंगी, अब इनमें अपन को कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो अनरिकॉर्डेड क्या कहलाएगी, वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और कितने की हैं 5,000, तो ये 5,000 यहाँ लिख दिया हमने, अंदर लिखते चलो फिर अमाउंट एक साथ अपन टोटल करके बाहर लिख देंगे। और अगर अपन इनको नहीं लिखते हैं, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, ये चारों कॉलम, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं वाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स 5,000 अमाउंट के कॉलम में। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। दूसरा अपन देखें, दूसरा समायोजन अपना हो गया है। तीसरा देखें, विनियोगों का मूल्य 15,000 रुपये पर किया गया, वो जेड ने ले लिया है, तो जेड ने ले लिए वो तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, लेकिन अब उनका मूल्यांकन जो है वो कितने पर किया है, 50,000, किसका, इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट हम बैलेंस शीट में देखेंगे, जो पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है उसमें कितना दे रखा है 10,000, तो 5,000 से आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ गए, मूल्यांकन बढ़ गया, अब 5,000 रुपये यानी कि संपत्ति में वृद्धि है, तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन एसेट्स में
इन्वेस्टमेंट और कितना बढ़ा है 5000, वही 5000 रुपये बढ़ा है क्योंकि बैलेंस शीट में आपको दे रखा है 10,000 और अब आपको उनका मूल्यांकन करना है 15,000 पर। फोर्थ समायोजन देखें, बकाया कानूनी व्ययों के लिए 3500 रुपये का प्रावधान किया जाए, है ना। आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेज, बकाया प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेज, कानूनी व्यय। अब इसके लिए अपन देखें कानूनी व्यय का पहले कुछ भी नहीं है तो ये लाइबिलिटीज है। अब लाइबिलिटीज पहले जीरो थी, अब बढ़ गई है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेज, कानूनी व्यय। अब कितने का प्रावधान करना है, इसमें क्वेश्चंस में ये किया है हमको, बकाया कानूनी व्यय के लिए प्रावधान 3500 रुपये का, 3500, ये आ गया आपका 3500। इसके बाद में थर्ड फोर्थ हो गया। फिफ्थ समायोजन देखें, स्वकीय संपत्तियों के मूल्य में रुपये 8,000 से वृद्धि करें। स्वकीय संपत्ति यानी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के मूल्य में कितने की वृद्धि करनी है, 8,000 रुपये की वृद्धि करनी है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से में आपके एसेट्स में वृद्धि हो गई, तो यहाँ लिख देंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और कितनी वृद्धि हो गई 8,000 रुपये की, तो 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये से वृद्धि करनी है तो डायरेक्ट 8,000 ही आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में 6 नंबर का समायोजन देखें, संयंत्र में मशीन यानी प्लांट एंड मशीनरी रुपये 10,000 से अधिक मूल्यांकित है, ओवर वैल्यूड है 10,000 रुपये से, ओवर वैल्यूड है तो कम करनी है, कम करनी है तो क्या लिख देंगे अपन, प्लांट एंड मशीनरी को यानी कि डिक्रीज हो गई। अब एसेट्स में डिक्रीज है तो यहाँ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी और कितनी आया, अमाउंट आपको दे रखा है 10,000, तो 10,000 यहाँ लिख देंगे हम। इसके बाद 7th है, फर्नीचर को रुपये 17,000 तक कम करें। अब फर्नीचर देखें अपन ऊपर बैलेंस शीट में, तो फर्नीचर दे रखा है 20,000, अब इसको कम करना है कितने तक, 17,000 तक, यानी 3,000 रुपये की कमी हो गई, डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे हम फर्नीचर, फर्नीचर में कितने की डिक्रीज हुई है 17,000 रुपये तक, यानी 20,000 में से 17,000 रुपये तक कम करना है, इसको घटा दो तो 3,000 आपका आ जाएगा, 3,000 रुपये की कमी हो गई आपकी। नेक्स्ट समायोजन इसके बाद देखें अपन 7th हो गया। 8th, बकाया वेतन 2,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है पहले 0 थी अब 2,000 है, तो आपकी दायित्व में वृद्धि हुई है, तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी और अमाउंट आएगा 2,000 रुपये। इसके बाद 9th है, एकस्व का मूल्य 1,000 रुपये से कम किया जाए। एकस्व यानी पेटेंट होता है और पेटेंट आपकी एसेट्स है। अब एसेट्स में 1,000 रुपये से कम हो रहा है मूल्य, एसेट्स कम हो रही है यानी कि डिक्रीज इन एसेट्स, तो यहाँ लिखेंगे हम पेटेंट और पेटेंट में कितना कम हो गया 1,000 रुपये, 1,000। इसके बाद 9th समायोजन हो गया। अब 10th समायोजन है, डूबत ऋण आयोजन 2% बनाया जाए। ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है 10वें समायोजन में, ये हिंदी में तो ये दे रखा है डूबत ऋण आयोजन 2% बनाया जाए, जबकि इंग्लिश में ऊपर जो दे रखा है इसको आप पढ़ें इसमें। तो 10th समायोजन जो है वो कह रखा है बैड डेब्ट्स रिजर्व इज टू बी इंक्रीज्ड टू रुपये 1,500, मतलब बैड डेब्ट्स का जो रिजर्व बना रखा है, जैसे आप लायबिलिटी साइड में देखेंगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दे रखा है आपको 1,000 का, इसको बैड डेब्ट्स रिजर्व इज टू बी इंक्रीज्ड टू रुपये 1,500 यानी 1,500 रुपये तक बढ़ाया जाए। अब 1,000 का पहले दे रखा है 1,500 रुपये तक बढ़ाना है, तो यानी कि क्या करना है 500 रुपये की वृद्धि करनी है, किसमें, दायित्व में। दायित्व कहाँ है, ये रे इंक्रीज इन लायबिलिटीज, तो किसमें बनाना है, पीवीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, इसको पीवीडी भी बोलते हैं शॉर्ट में। इसमें कितनी वृद्धि करनी है 500। इसके अलावा और क्या कह रहा है, बैड डेब्ट्स का हो गया 1,500 एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वी क्रिएटेड एट 2%। अब 2% पे अपन को पीडीडी बनाना है, पीडीडी का मतलब होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना बनाना है अपन को 2%। अब 2% किस में बनता है, अब ये जो बनता है पीवीडी और पीडीडी ये दोनों बनते हैं डेटर्स पे। अब डेटर्स हम देखेंगे कि एसेट साइड में डेटर्स आपको कितने दे रखे हैं ऊपर बैलेंस शीट में, तो एसेट साइड में डेटर्स आप देखेंगे दूसरे नंबर पर दे रखे हैं आपको 51,500, यानी इसका जो फार्मूला होता है पीडीडी का, वो फार्मूला मैं आपको बता दूं, ये होता है डेटर्स माइनस पीवीडी इंटू रेट
अपॉन 100। इस फार्मूले से आपको यहाँ कैलकुलेशन करनी है। अब डेटर्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे 51,500 के आपको दे रखे हैं बैलेंस शीट में। 51,500 माइनस पीवीडी कितना था 1500 तक, 1000 पहले से दे रखा है, 500 और बढ़ा दिया, 1500 आप घटा देंगे तो बच गए कितने 50,000। और 50,000 पर रेट क्या है आपकी 2%, 2% की दर से बनाना है। 1 2 1 2 500 1000 रुपये ये आपका पीडीडी बनेगा। समझ में आ गया? पीडीडी जो बनाया जाता है प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वो हमेशा डेटर्स में से आपको लेस करना है पहले पीवीडी। जो आपकी पीवीडी है वो लेस होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और फिर जो बचेगा अमाउंट, जैसे 51,500 में से 1500 लेस करके 50,000 बचे, फिर उसका 2% निकलेगा 1000। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट डायरेक्ट 51,500 का 2% निकाल देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको डेटर्स में से पीवीडी को लेस करना है, फिर जो शेष अमाउंट बचेगा उसका कैलकुलेशन करनी है पीडीडी 2% के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट समायोजन अपन देखें, डूबत ऋण वाला हो गया अपन का 10वां। 11वां समायोजन पूर्वदत्त बीमा रुपये 1000। प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी एसेट्स है और एसेट्स में वृद्धि हो रही है आपकी 1000 रुपये की, तो इंक्रीज इन एसेट्स लिखेंगे। इंक्रीज इन एसेट्स में लिख देंगे हम यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस पूर्वदत्त बीमा कितना दे रखा है 1000 है, पूर्वदत्त बीमा 1000। 11वां समायोजन तो यहाँ 1000 1000 रुपये लिख देंगे। अब इसके बाद 12th समायोजन देखें 12वें नंबर का। इसमें कह रहा है बैंक ऋण का भुगतान कर दिया जाए, वो हो जाएगा, इसमें अपन का कुछ नहीं आएगा। जब पार्टनर्स कैपिटल के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे तब उसमें कैश और बैंक में चेंज होगा, तो यहाँ इसका कोई समायोजन नहीं होगा। 13 नंबर का देखें, 13वें नंबर का लेनदारों में शामिल 5000 के दायित्व का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। फायदा हुआ है साहब आपको। लेनदार थे आपके पहले 50,000 के, पहले लेनदार कितने के थे इसमें देख लो। क्रेडिटर्स आपको 30,000 के दे रखे पहले, अब 5,000 को दायित्व के भुगतान नहीं करना है, यानी अब 25,000 चुकाने, तो 5,000 का फायदा हो गया, यानी डिक्रीज इन लायबिलिटीज। तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज में आपका क्रेडिटर्स आ जाएगा, और क्रेडिटर्स कितना आ गया आपका 5,000 रुपये का। इसके बाद 14 नंबर का देखें, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध दायित्व 12,000 रुपये का है। अब आप लायबिलिटी साइड में देखें कि आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 का, और आपका दायित्व कितना हुआ 12,000 का, तो 2,000 रुपये आपको ज़्यादा चुकाने हैं। अब ज़्यादा चुकाने हैं 2,000 रुपये, तो लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई आपकी, तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज, ठीक है। कौन सा था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और यहाँ अमाउंट आएगा 2,000। 10,000 का पहले से दे रखा है और अब 12,000 रुपये दायित्व है, तो 2,000 की हमारी वृद्धि हो गई उसमें। और लास्ट है 15 नंबर का सॉरी, तो स्टॉक का मूल्य 20% कम कराएं। स्टॉक दे रखा है अपन का एसेट साइड में 40,000 का 20% निकालेंगे, 8,000 रुपये हमें कम करना है। एसेट्स में कमी हो गई, यानी कि डिक्रीज इन एसेट्स, यहाँ लिखेंगे हम स्टॉक, और स्टॉक का 40,000 दे रखा है, इसका 20%, 1 2 1 2, और ये 4 दूनी 8,000 रुपये से यहाँ कमी हो गई। अब बस ये हो गया। अब अपन को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, इनका आप टोटल कर दो। अब देखिए कितनी आई है, 10 3 13 1 14 8 22,000 रुपये तो आपके ये हो गए सब, क्या हो गए, डिक्रीज इन एसेट्स के। और इंक्रीज इन लायबिलिटीज के कितने हो गए, ये जोड़ दो, 3,500 और 500 4,000 तो ये हो गए, 2,000 ये 6 1 7 और 2 9,000 रुपये आपके ये आ गए। इधर इनका टोटल कर लो, इसका टोटल करेंगे 5 10 18 और 1 19,000 यहाँ आ गए, और 5,000 इसके आ गए। अब आप देखो 19 और 5 24 तो इधर का टोटल हो गया, और 22 और 9 31,000 इसका टोटल हो गया। इधर का कब है, तो इधर अपन क्या करेंगे, बाई पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और कोष्टक में क्या होएगा, अब इनको ये प्रॉफिट के लॉस हो रहा है, लॉस डिवाइडेड। अब पार्टनर्स कौन कौन है इसमें, ये ऊपर दे रखा है एक्स वाई और जेड, 3 पार्टनर्स हैं, तो एक्स वाई और जेड, और इनका रेशो डिवाइडेशन का, इसका रेशो है 2/2/1, 2 2 1, 2 2 4 और 1 5, इसमें डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ टोटल आपका 31, तो यहाँ भी आपका आना चाहिए 31, और 31 इन दोनों को जोड़ दो, 19 और 5 24, 24 को 31 में से घटा दो, तो कितने बन गए आपके 7,000, 7,000 हो गए, 19 5 24 और 7 31। अब 7,000 को 2 2 1 में बांट दो, यानी 1,400, 5 का भाग दे दो 7,000 में,
7,000 में 5 का भाग देंगे तो कितना आया आपका 1400, 14 दूनी 2800 इसके हिस्से में, 14 दूनी 2800 इसके हिस्से में और 14 एकम 1400 इसके हिस्से में। ये आप टोटल करोगे इसका तो ये हो जाएगा आपका 7,000। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट इस प्रकार से आपका बनता है। अब अगर प्रश्न में आपको कह दे कि भाई ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, नई बैलेंस शीट में हम संपत्ति व दायित्वों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। नई बैलेंस शीट में आपको केवल कैश और कैपिटल में चेंज होता है और बाकी की एसेट्स और लायबिलिटीज सारी की सारी ऐसे ही करने हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, ऐसी स्थिति में या तो हमको प्रॉफिट या लॉस लिखना है, ठीक है। अब इधर तो अपन ने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं और यहाँ आपका जो ये प्रॉफिट आया है या लॉस आया है इसको सेम साइड में तो ऑल पार्टनर्स में ऑल रेशो में बांट देते हैं और इसके बाद विपरीत पक्ष में जो इसको नए साझेदारों में नए अनुपात में बांट दिया जाता है, ठीक है। इसका प्रभाव समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, नए साझेदारों में नए अनुपात में डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो हो जाता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद में अब इसका एक टॉपिक और आता है आपका कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान, ठीक है। इसको हम देखें कि अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार है, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान। जो हमारा साझेदार है वो रिटायरमेंट ले रहा है और रिटायरमेंट लेने के बाद में जो उसको राशि कितनी चुकानी है, ठीक है, वो राशि हमने कैलकुलेट कर ली और उस राशि का भुगतान अब किस प्रकार से किया जाए, तो वो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ उसे। टॉपिक है आपका पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान किस विधि से किया जाए। जैसे अगर हम ये देख लें कि ए बी सी 3 साझेदार थे, सी जो है साझेदार ये रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है, इसने क्या ले लिया, रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट के बाद हमने सारी कैलकुलेशन कर ली, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल बना लिया, बैलेंस शीट। और पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बाद हमें पता लगा कि सी को अब कितना पैसा देना है, 50,000। इसको जो FV करना है अपन को फाइनल पेमेंट वो कितना करना है, 50,000 रुपये। तो अब इसको 50,000 रुपये का भुगतान कैसे किया जाए। अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार यानी कि सी को देय राशि यानी 50,000 का भुगतान किस प्रकार से किया जाए, वो ये टॉपिक है। तो इसकी 4 स्थितियां हो सकती है। इसकी भी स्थितियां कितनी हो सकती है, 4 स्थितियां हो सकती है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान कैसे किया जाए, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जिसको 4th तरह से, यानी कि पहला तो होता है, इसकी पहली तो विधि है लमसम पेमेंट। एक मुश्त भुगतान, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। एक मुश्त यानी कि अपने पास देना कितना है उसको 50,000 रुपये अपने पास है, फर्म में है, तो क्या करेंगे, उसको सीधे पेमेंट कर देंगे। कैसे करेंगे पेमेंट, सीज पाने वाले को DR कर दो, होने वाले कौन है, सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट DR टू में क्या लिखेंगे, टू कैश दे रहे हैं तो टू कैश और बैंक में दे रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट आ गया आपका 50,000। ये हो गई एंट्री, ये तो हो गई सिंपल सी विधि, एक मुश्त भुगतान। अब दूसरी विधि आती है ऋण के रूप में भुगतान। ऋण के रूप में
ऋण के रूप में कैसे करेंगे कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, अभी लोन के में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद में उसको अपन पैसे चुकाते रहेंगे और लोन में से कम होता रहेगा। तो पूंजी खाते को ऋण खाते में ट्रांसफ़र हमने कर दिया। अब ऋण खाते में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू सीज। अब यहाँ अगर कैश दे रहे होते कैश, बैंक दे रहे तो बैंक, पैसा दे ही नहीं दिया अपन को, सो ऋण खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं तो टू सीज लोन अकाउंट, ये अमाउंट आ जाएगा 50,000, ये उसके ऋण खाते में ट्रांसफर कर दिया अपन ने, ठीक है ना। तो अगर एक मुश्त भुगतान कर रहे हैं तो सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश, और अगर ऋण के रूप में भुगतान कर रहे हैं तो सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू सीज लोन। अब इसके बाद तीसरी मेथड आता है इसका, वो क्या आता है, आंशिक भुगतान नगद में, आंशिक ऋण खाते में भुगतान। अब इसको आंशिक आंशिक तो यानी कि नगद में, और आंशिक ऋण खाते में, ये अलग ही, या तो एक मुश्त भुगतान कर दिया या अपन ने ऋण में ट्रांसफर कर दिया। अब आपके हिसाब 50,000 है, 20,000 तो भी ले लो, 30,000 ऋण के रूप में ले लो, ठीक है ना। तो 20,000 तो अपन को भी एक मुश्त भुगतान करना है और 30,000 रुपये हम ऋण के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे अपन, इन दोनों की कंबाइंड एंट्री हो जाएगी। कैसे होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज को कितना देना है 50,000, उसमें से नगद कितना दे रहे हैं अपन, टू कैश या बैंक अकाउंट, इसको दे रहे हैं नगद हम 20,000, और 30,000 का क्या कर रहे हैं, लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो टू सीज लोन अकाउंट 30,000 हो गई एक साथ एंट्री, आंशिक रूप से नगद में और आंशिक रूप से ऋण खाते में ट्रांसफर करके। इजी गोइंग, कोई दिक्कत नहीं है। 3 विधियां आपके समझ में आ गई इसकी, ठीक है। या 2 विधि समझ लो आप, तो भाई अगर एक मुश्त भुगतान करना है तो सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश बैंक, यदि ऋण के रूप में ट्रांसफर करना है तो सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू सीज लोन अकाउंट, आंशिक रूप से नगद में, आंशिक रूप से ऋण के रूप में ट्रांसफर करना है तो सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू सीज लोन अकाउंट। अब इसकी एक मेथड आता है, तीसरी कह लो उसको या चौथी कह लो, वो कौन सी आती है मेथड, किस्तों में भुगतान। किस्तों में भुगतान, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में कैसे, जैसे अपन को 50,000 देने, उससे कहते भैया तो हर साल 10,000 रुपये और ब्याज ले लेना, तो वो हो गया किस्तों में भुगतान। और एक होती है इसकी वार्षिकी वृत्ति, वार्षिकी द्वारा भुगतान। चौथे नंबर पर जो होती है वो कौन सी होती है, वार्षिकी द्वारा भुगतान। ये 4 मुख्य रूप से होती है। अब किस्तों में भुगतान, किस्तों में भुगतान को समझ लो पहले, तो फिर अपन वार्षिकी वाला एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर एन्युटी मेथड समझेंगे। ये 2 आपके अच्छे से समझ में आ गए। पहला है एक मुश्त भुगतान, एक मुश्त भुगतान में जो इतना पेमेंट अपन को करना है तो सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश बैंक। दूसरा है ऋण के रूप में ट्रांसफर करके, ऋण के रूप में ट्रांसफर करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू सीज लोन अकाउंट। एक विधि इसकी दोनों की कंबाइंड आ जाती है कि आंशिक रूप से नगद में, आंशिक रूप से ऋण के रूप में ट्रांसफर करके, तो सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू सीज लोन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद में एक आती है किस्तों में भुगतान। तो किस्तों में भुगतान करने के लिए अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी बुक में दे रखा है, आप इसको समझ लें तो मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, ये तीसरी विधि है आपकी किस्तों में भुगतान। ये कह रहा है कि बी 1/1/2014 को अवकाश ग्रहण करता है, उसके पूंजी खाते का समायोजित शेष 30,000 रुपये था, जिसका भुगतान 3 समान वार्षिक किस्तों में करना है। इस पर 6% वार्षिक दर से ब्याज देना है। बी का ऋण खाता बनाइए, यानी बीज लोन अकाउंट बनाना है आपको। लोन अकाउंट बनाने का जो कॉलम होते हैं वो डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये डी आर साइड और ये सी आर साइड।
अब सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि बी 1/1/2014 को अवकाश ग्रहण करता है और उसके पूंजी खाते का समाजी शेष 30,000 रुपये था। यानी कि बी ने जब रिटायरमेंट लिया है तो बी ने रिटायरमेंट कब लिया, 1/1/14 को, और अमाउंट कितना देना है अपन को उसको, 30,000 रुपये। ये आप इसको समझ लें, ठीक है ना। और जिसका भुगतान 3 समान वार्षिक किस्तों में करना है, यानी कि इसमें 3 तो 10,000 की किस्त आ गई, 3 किस्तों में करना है, ठीक है। और इस पर 6% वार्षिक दर से ब्याज भी देना है। इंटरेस्ट कितना देना है इसमें, इंटरेस्ट देना है अपन को 6%। अब आप 1/1/14 को ये ट्रांसफ़र कर रहा है तो सबसे पहले तो अपन पहली एंट्री जो करेंगे वो इसके ऋण खाते को, यानी जो अमाउंट देना है उसको अपन इसके ऋण खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ऋण खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्री वो हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू सीज लोन अकाउंट। क्या एंट्री हुई थी अपन की, सीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू, सॉरी सी नहीं है बी है, बीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू वीज लोन अकाउंट। और अमाउंट कितना है अपन का 30,000। 30,000 को सबसे पहले तो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इसके ऋण खाते में। अब इसकी पोस्टिंग कर दो बीज लोन अकाउंट में। कौन सा अकाउंट है, बीज लोन अकाउंट। तो क्या जाएगा, वाई बीज कैपिटल अकाउंट। तारीख कौन सी आएगी, 1/1/14, 2014 जनवरी 1, और यहाँ जाएगा वाई बीज कैपिटल अकाउंट और राशि आ गई आपकी 30,000 आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रत्येक साल के अंत में 6% की दर से ब्याज लगाना है और किस्तों में भुगतान करना है। अब 1 जनवरी 14 को आ गई। अब यहाँ दिसंबर 31 को इंटरेस्ट लगा देंगे इस पर, वाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना लगेगा 30,000 पर 6% की दर से, 6/100, 20 से 20, 3 की 1,800 रुपये इंटरेस्ट आ गया। टोटल किया 31,800, 31,800 ही आपका यहाँ आना चाहिए। यहाँ आपका 2014 दिसंबर 31 में क्या बच जाएगा, टू बैलेंस सीडी कितना बचेगा, देखिए टोटल आपका आना चाहिए 31,800, सॉरी किस्त तौर चुकाएंगे ना अपन 31 दिसंबर को, तो टू बैंक। अब बैंक अकाउंट किस्त कितने की चुकाई अपन ने, 10,000 रुपये की किस्त, और ब्याज कितने का अपन का 1,800 रुपये। तो टोटल कितना हो गया 11,800 रुपये। और टू बैलेंस सीडी, अब अंतर की राशि आपकी बैलेंस बच जाएगा कितना 20,000, 20,000। बस ऐसे ही करना है। अब यहाँ 2015 ये 31 दिसंबर का था, यहाँ 1 जनवरी को आ जाएगा वाई बैलेंस बीडी, वाई बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना आएगा आपका 20,000। 20,000 में अब आपका इंटरेस्ट लगाते हैं अपन दिसंबर 31 में, वाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना लग जाएगा अब 20,000 पर 6% की दर से ब्याज लगेगा, 20 से 20, 6 दूनी 1,200 रुपये। टोटल किया आपने 20 और 1 21,200, 21,200 यहाँ आपका टोटल आएगा 21,200। इधर आप देखेंगे या 2015 दिसंबर 31 में भुगतान कर देंगे, टू बैंक भुगतान करेंगे कितना 10,000 रुपये की तो किस्त और 1,200 रुपये ब्याज के, यानी कि 11,200। अब आपका क्या बच जाएगा यहाँ टू बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना बचेगा 10,000। अब यहाँ आपका 2015 हो गया, 2016 में आ जाएगा। अब 2016 में क्या आएगा, जनवरी 1 वाई बैलेंस बीडी, वाई बैलेंस बीडी में कितना आएगा, जो आपका शेष बच रहा है कितना बच रहा है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये इंटरेस्ट लगा देंगे यहाँ दिसंबर 31 में, वाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आएगा आपका 10,000 रुपये पर 6% की दर से, 20 से 20, तो यहाँ जाएगा आपका 600 रुपये। टोटल हो गया आपका 10,600 रुपये। अब 10,600 रुपये इसको यहाँ भुगतान कर देंगे अपन। यहाँ जाएगी डेट 2016 दिसंबर 31। अब भुगतान कर देंगे टू बैंक, बैंक में कितना भुगतान करना है 10,000 रुपये की तो किस्त और 600 रुपये ब्याज के, दोनों का भुगतान कर देंगे 10,600। अब बचा क्या आपके पास नील खाता, यानी कि लोन का अकाउंट 3 सालों में अपन ने इसका भुगतान कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आता है एन्युटी सस्पेंस, वार्षिकी द्वारा भुगतान। वार्षिकी के अंतर्गत क्या होता है कि वार्षिकी में जो लोन है, लोन की जगह वो एन्युटी में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम ही है। इसमें केवल डिफरेंस एक थोड़ा सा है कि बीज की जगह, बीज लोन की जगह बीज एन्युटी हो जाएगा,
एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनेगा, कॉलम एक ही होते हैं, उस पर इंटरेस्ट अपन ऐसे ही लगाना है, कैपिटल लिखेंगे फिर इंटरेस्ट लगा देंगे। इंटरेस्ट के बाद उसमें एक राशि जो होती है वार्षिकी की वो फिक्स होती है। अब इसमें तो अपन को जैसे 10,000 रुपये की किस्त है, 1800 रुपये ब्याज जोड़ना है, फिर यहाँ ब्याज 1200 रह गया तो 11,200 की होगी किस्त, यहाँ 10,600 की होगी। एन्युटी में क्या होता है, उसमें फिक्स है किस्त, जैसे 10,000 की है तो 10,000 रुपये की किस्त आपको देनी है, ब्याज उसमें बढ़ता जाएगा। अब वो 10,000 रुपये की कब तक देनी है किस्त, जब तक कि उस साझेदार की मृत्यु नहीं हो जाती है। अब साझेदार की यदि जल्दी मृत्यु हो जाती है तो आपको पैसा फायदा हो गया तो क्या करेंगे, जो पैसा बचेगा उसको पुराने साझेदार जो शेष साझेदार है वो अपने लाभान्वित अनुपात में बांट लेंगे। और यदि वो साझेदार लंबे समय तक जीवित रह गया तो क्या करना है, तो ऐसी स्थिति में उसको पैसा अपन P&L अकाउंट से देंगे, P&L अकाउंट से लेंगे, यानी लाभ हानि आपका कम हो जाएगा व्यवसाय का, उसमें से लेकर के और उसको देते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान करने की विधियां हैं। आप इसको एग्जाम्पल नंबर 6 को आप देखेंगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा कि एन्युटी में आप इसको समझ लें कि ABC साझेदार थे, बी के द्वारा 31 मार्च 2012 को अवकाश ग्रहण करने पर सभी साझेदारों के बाद पूंजी खातों का क्रेडिट से 25,000 रुपये दिखाया गया। यह तय हुआ कि 10% वार्षिक दर पर 6,000 रुपये प्रतिवर्ष जीवन पर्यंत वार्षिकी दी जानी है। दूसरी वार्षिकी के तुरंत बाद बी की मृत्यु हो गई तो बी का वार्षिकी खाता बनाइए। अब बी को अपन को 25,000 रुपये देना है तो सबसे पहले तो बी के खाते में इसमें सॉल्यूशन ही दे रखा है, आप इसी में समझ लें कि बीज एन्युटी अकाउंट बनाएंगे और इसमें सब बाई बीज कैपिटल, जैसे अपन ने यहाँ लिखा है ना बाई बीज कैपिटल लोन में ट्रांसफर किया है, ऐसे बीज एन्युटी सस्पेंस लिख देंगे उसमें और बाई बीज कैपिटल और ट्रांसफर कर देंगे 25,000 रुपये। फिर इंटरेस्ट लगाएंगे, इंटरेस्ट इसमें दे ही रखा है 10% की दर से लगाना है, 25,000 रुपये 10% 2,500 रुपये आ गए। अब 2,500 रुपये में अब वार्षिकी की निर्धारित है, इसमें भुगतान कितना करना है 6,000 रुपये प्रतिवर्ष। तो टू बैंक 6,000 रुपये कर दिया, बैलेंस शीट बच गया 21,500, दूसरे साल में बाई बैलेंस शीट 21,500, इंटरेस्ट आपका 2,150 10%। ठीक है, अब भुगतान करना है अपन को वही 6,000, लेकिन ये कह रहा है दूसरी वार्षिकी के तुरंत बाद बी की मृत्यु हो जाती है। अब 6,000 भुगतान कर दिया, अब इधर आपका टोटल हुआ 23,650, इसमें से 21,000 घटा दिया तो जो बचा अब इसका क्या करेंगे, ए और सी आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एन्युटी सस्पेंस का होता है। अब अगर पैसा कम पड़ता है तो इधर से ले लेते, ठीक है ना। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अगले टॉपिक पढ़ाएंगे, और इसमें यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमारे स्कूल के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, उस पर देखें, और उसको कोई भी समस्या है तो आप विद्यालय में कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।